ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर आगे आने वाले कितने चैप्टर्स में इसका यूज होगा। देखो, इस चैप्टर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि है फ्री बॉडी डायग्राम, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका यूज अब आने वाले हर एक चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अपना नया चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ऑब्वियस सी बात है कि कई सारी चीजों को हमें यहाँ पे और पढ़ना है। कंस्टेंट मोशन के बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। चलो देखते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने अपने चैनल का, जो आपका अपना चैनल था कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, उसका नाम चेंज कर दिया है, कॉप्सल्स उसका नाम मैंने ये रखा हुआ है किसी वजह से। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के नाम से इसको सर्च करना आप अगर करेंगे तो। ठीक है, कॉप्सल्स। कॉप्सल्स का मतलब तो आप समझते ही हो क्या होता है। कॉप्सल्स का मतलब क्या होता है बताओ, है पता आपको कॉप्सल्स का मतलब क्या होता है? बायो में शब्द पढ़ा होगा एक आपने, है? पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है? कॉप्सल्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको कहते हैं कॉप्सल्स। ओके, चलो खैर, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा क्या कहता है उसको हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। चैप्टर हमारा क्या कहता है, जैसे फोर्स के बारे में सबसे पहले हमें इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। ठीक है, शुरुआत की कुछ चीजें थियोरेटिकल है, इसलिए मैं बना हुआ ही ये लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, क्योंकि इनको क्या फायदा मैं यहाँ पे लिखता, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, एक तरह का पुल होता है या फिर एक तरह का पुश होता है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। यार इसका मतलब क्या है कहने का? देखो, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एम मास। सुनना मेरी बात। अब इस ऑब्जेक्ट पे आपने मान के चलो कि कोई भी फोर्स अप्लाई किया, यानी फोर्स जो है उसके दो पार्ट हो गए। या तो फोर्स जो होगा वो पुश होगा, या फिर जो फोर्स है वो कैसा होगा, पुल होगा। इसके अलावा और क्या ही हो सकता है भाई? किसी चीज को आप पुश कर रहे हो, सॉरी पुल पुल कर रहे हो अपनी तरफ, या फिर उसको आप पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। ठीक है, तो या तो ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने से क्या इस बात की गारंटी है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं भाई, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करेगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि टेंडेंसी जनरेट हो जाए। जैसे मान लो कि एक कार है, जैसे मान के चलते हैं कि एक हमारे पास कोई भी, मान लिया एक कार है हमारे पास इस तरह से। अच्छा, इस कार में मैंने आपको बताया कि जब 5 लोग धक्का लगाते हैं इस कार को, जब 5 लोग पुश करते हैं, तो ये कार चलना स्टार्ट कर देती है, लुढ़कना स्टार्ट कर देती है आगे, मतलब इसके टायर घूमते हैं, कार चल जाती है। ठीक है, 5 लोग। अब आप मुझे ये बताओ कि इस कार पे एक आदमी धक्का लगा रहा, इस कार पे 2 आदमी धक्का लगा रहे, इस कार पे 3 आदमी धक्का लगा रहे, क्या ये कार चलेगी? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं चलेगी। लेकिन क्या इस कार में चलने की टेंडेंसी आई? टेंडेंसी भी नहीं आई भाई। 3 आदमियों ने धक्का लगाया कार में, तब भी चलने की भी कोई टेंडेंसी नहीं आई, क्योंकि कार में कोई भी हमें ऐसा फंक्शन समझ नहीं आया जिससे हमें ये फील आ जाए कि अब ये कार चलेगी। लेकिन जैसे ही इस कार पे चौथे आदमी ने धक्का लगाना स्टार्ट किया तो कार ने थोड़ा सा हिली डुली, कार थोड़ी सी हिली डुली, तो जिससे कि हमें ये फील हो गया कि अब कार चलने वाली है। यानी अब हम बोल सकते हैं कि कार में मोशन करने की टेंडेंसी आ चुकी है। ठीक है, और जैसे ही इस कार पे 5वां आदमी आया धक्का लगाने के लिए, वो कार जो है वो चल दी। मेरी बात को समझ में आया? समझना गौर से क्या कह रहा हूं। मैंने बोला कि जो फोर्स होता है वो एक तरह का या तो पुल होता है या फिर पुश होता है, जो करता क्या है, जो या तो स्टेट को चेंज करता है या फिर स्टेट को चेंज करने का प्रयास करता है, ट्राई करता है। टेंड मतलब टेंडेंसी जनरेट करना। ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर ही देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट में उसकी जो भी स्टेट रही हो, रेस्ट में हो पार्टिकल, मोशन कर रहा हो पार्टिकल, तो उसमें हो सकता है कि कोई टेंडेंसी आ जाए। मतलब पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो हो सकता है मोशन करने की टेंडेंसी आ जाए, पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो हो सकता है रेस्ट में आने की टेंडेंसी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इज इट ओके? इतनी बात क्लियर है कि फोर्स का मतलब क्या है? इन शॉर्ट,
फोर्स हमारे पास दो टाइप का है, एक तो पुश हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट को आप पुल कर सकते हो, दैट्स ऑल। नाउ हम बात करते हैं आगे की। तो फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स प्रोवाइडिंग द पुल और पुश। ऑब्वियस सी बात है कि एक सोर्स होगा हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट होगा, दो चीजों का इंटरेक्शन है फोर्स। भाई जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहे हो तो आप क्या हो उसके लिए, सोर्स हो, क्योंकि फोर्स आया कहां से, वो तो आपकी तरफ से आया, आपने ही तो उसको फोर्स दिया है। तो आप क्या हो गए वहां पे, सोर्स हो गए। और जिस ऑब्जेक्ट पे आप धक्का लगा रहे हो वो ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन हो गया ना दो चीजों के बीच का। किस किस के बीच का, एक तो सोर्स जो कि आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसपे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात को याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट आप चेंज कर ही दोगे। दीवार पे लगा लो फोर्स, या मोशन करा दो दीवार को, पड़ोसी घर को मिला लो अपने घर में, हो जाएगा ऐसा? पॉसिबल है ऐसा? आपने दीवार पे धक्का लगाया, पड़ोसी घर को अपने घर में ले लिया, मतलब पूरा मोहल्ला अपने घर में मिला लिया आपने, दीवारें खिसका खिसका के, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलो। और फोर्स हमारी क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फोर्स के पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। और फोर्स का अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। हालांकि इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है नीचे। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उन सबका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, उन सबका जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो उसका क्या क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है कि मे चेंज ओनली स्पीड। देखो, मे का यूज किया है मैंने चारों पॉइंट्स में। देखो, मे का मतलब भी क्या होता है और कैन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के मतलब हिंदी में देखा जाए तो सेम ही होते हैं। जैसे मैं कर सकता हूं, तो अगर इस बात की गारंटी है कि मैं कोई काम कर सकता हूं तो वहां पे हम लोग कैन का यूज करते हैं, आई कैन। देखो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम, ठीक है, नहीं तो सोचो ये इंग्लिश कैसे आज, मतलब ठीक है, थोड़ा समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर किसी काम की गारंटी है कि हाँ मैं डेफिनेटली कर ही सकता हूँ, तो मैं उसको बोलूंगा इंग्लिश में आई कैन डू दैट वर्क। लेकिन अगर मुझे कहीं भी कोई डाउट लग रहा है कि मैं कर तो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसे, मतलब कोई डाउट, तो आई मे। जैसे जब आप बचपन में, बचपन ही है अभी आपका, है बड़े थोड़ी हो गए, तो आप जब क्लास में स्कूल में पढ़ते हो, टीचर टीचर से आप, जब टीचर आप पूछ के मतलब क्लास से बाहर जाते हो, फिर जब आते हो अंदर तो आप टीचर से क्या बोलते हो, सर या मैम, मे आई कम इन। उसे ये तो नहीं बोलते कैन आई कम इन, आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन। मे मीन्स क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए मे का यूज किया है। मे मतलब डाउट वाला स्थिति है। तो पहला पॉइंट क्या है, मे चेंज ओनली स्पीड, मतलब स्पीड को ही सिर्फ चेंज कर सकता है, मे बी, नॉट श्योर। नॉट श्योर मैंने पहले ही बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप पुल या पुश कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस फोर्स की वजह से आप ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर ही दोगे। इतनी बात समझ आई? कुछ तो बोल लो। शांत बैठे हो सब? यस सर। गुड, क्लियर हो गई बात। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, मे चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है। देखो मैंने यार आपको बताया कि जो फोर्स होता है, मेरी बात को सुनना, जो फोर्स होता है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है कि दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, एक तो होगा इसके पास डायरेक्शन, एक तो इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन, और दूसरा इसके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। दूसरा इसके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है फोर्स का, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फोर्स चेंज हो रहा है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी ऑब्वियस सी बात है कि वो फोर्स चेंज हो रहा है। और अगर दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली फोर्स चेंज हो रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग मान लें इनिशियली कि किसी ऑब्जेक्ट पे मान के चलो 5 न्यूटन का फोर्स लगा ईस्ट में, ये मान लो पहला फोर्स है। दूसरा फोर्स, मैंने आपसे बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा वेस्ट में। तो अब आप मुझे दोनों को कंपेयर करके ये बताओ कि क्या ये दोनों फोर्स, मतलब एक दूसरे से अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों फोर्सेस को, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ, बोलो फास्ट, थोड़ा जल्दी। इन दोनों को आपको कंपेयर करना है और मुझे ये बताना है कि क्या फोर्स चेंज हुआ है कि नहीं।
हुआ है, चेंज हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पहले ईस्ट में लगा था फिर वेस्ट में लग रहा है, फोर्स चेंज हुआ है यहाँ। ठीक है, अगर मैं तीसरे फोर्स की बात करूं कि मान के चलो 6 न्यूटन हो गया ईस्ट में, अब आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, आप फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को कंपेयर करो, अब आप मुझे बताओ क्या फोर्स चेंज हुआ है? हाँ, यहाँ पे भी हुआ है, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 था, यहाँ 6 हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फोर्थ है मान के चलो 7 न्यूटन और नॉर्थ, अब आप इस फर्स्ट वाले को इस फोर्थ वाले से कंपेयर करो, फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से कंपेयर करो। अब आप मुझे बताओ कि फोर्स चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना में बोल दो। जल्दी यस बोलो। सर, और डायरेक्शन भी चेंज हुई है। यस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बदल गया सर, यहाँ डायरेक्शन भी बदल गई, तो इसका मतलब है कि फोर्स तो डेफिनेटली चेंज हुआ। कहने का मतलब सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए तो फोर्स बदल जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाए तब भी फोर्स बदल जाएगा, और अगर दोनों बदल रहे हैं तो फोर्स बदल ही रहा है। इतना आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कि मे चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। नॉट श्योर, नॉट श्योर, आई एम यूजिंग मे, नॉट कैन। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मे चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों चेंज कर सकता है यार, दोनों भी चेंज कर सकता है। भाई कोई पार्टिकल मान के चलो रेस्ट में था, आपने उस पर फोर्स लगाया, हो सकता है कि वो चलने लगे, स्पीड बदली। ये भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल ऑलरेडी चल रहा हो, आपने उस पर फोर्स लगाया, तो अब दो सिचुएशन है। भाई जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड, अब अगर आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? और अगर आपने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड घट जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड भी तो चेंज हो रही है, मतलब हो सकती है। अब जैसे ट्रक चल रहा है, जैसे ट्रक चल रहा है और आप ट्रक को धक्का दे रहे हो, है मतलब ट्रक की स्पीड बदलोगे, मतलब है, मतलब कैसे? ट्रक को धक्का दे रहे हो, मतलब है, थोड़ा तो मतलब थमो, ट्रक को धक्का कैसे दे सकते हो? मतलब ट्रक को धक्का देंगे हम तो उसकी स्पीड बदल धक्का देंगे, कैसे हो सकता है? नहीं बदल पाओ। ठीक है, तो वही है कि इसीलिए मे का यूज किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है? चेंज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, भाई ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी बदल सकता है, और ऐसा फोर्स, सुनना मेरी बात, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल देता है, वो फोर्स क्या कहलाता है? वो फोर्स कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। अरे बोल दो, अरे बोलो। यस सर। डिफॉर्मिंग फोर्स, यस। इसको याद रखना है आपको कि ये फोर्स हमारा क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। डिफॉर्मिंग फोर्स कोई आपसे पूछे क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको सर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, एक फोर्स और होता है, एक फोर्स और होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स और होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है सर? रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करता है। सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो, नहीं मुझे एग्जैक्ट ये नहीं कहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो समझो गौर से। जैसे मान लो ये सीलिंग है, मतलब छत है, ये हमारे घर की छत, और घर की छत से हम लोगों ने एक कोई पेंडुलम लटका दिया, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम समझते हो ना, घड़ी में नहीं होता वो पेंडुलम, वही है मान लो। यस सर, यस। हाँ, तो अब इस पेंडुलम को आप यहाँ यहाँ ले जा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा के, मतलब घुमा रहे हो उसको, मतलब सैर करा रहे हो। तो ये जो पेंडुलम को यहाँ पे, ये जो पेंडुलम रुका होगा ना, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? मीन पोजीशन। ओके, जैसे मान लो घड़ी चल रही है, घड़ी का सेल खत्म हो जाए, पेंडुलम यहाँ पे है, घड़ी का सेल खत्म हो गया, तो वो पेंडुलम यही रुक जाएगा क्या? यहाँ नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा ना, मतलब है यहाँ सेल खत्म हुआ था ऐसे ही रह गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो आएगा तो यहीं पे घूम के, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है, और ये जो पोजीशंस है इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है? जहां के आगे अब नहीं जा सकता पार्ट,
जिस पॉइंट के आगे पार्टिकल ना जाए वो उसका एक्सट्रीम है। जैसे अगर आपने किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो मैक्सिमम हाइट से फिर लौटना स्टार्ट कर देता ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे उस पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाता है, 0। तो मैक्सिमम हाइट उस पार्टिकल के लिए कौन सा पॉइंट कहलाएगा, हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सट्रीम पोजीशन बोले, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, सिंपल है, कुछ ऐसा स्पेशल कठिन नहीं है, हाँ या ना। यस। गुड। तो एक्सट्रीम पोजीशन एक ही साइड थोड़ी होगा सर, एक्सट्रीम पोजीशन तो सर दोनों साइड होंगे, क्योंकि सिंपल पेंडुलम है, जब कोई बच्चा झूला झूलता है तो वो सिर्फ आगे आगे ही जाता है क्या, पीछे भी तो आता है आगे ही आगे जाके कितना आगे जाएगा जीवन में, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, तो वही होती है मेन पोजीशन, बीच वाली। और ये जो आगे जा रहा है पीछे तक जा रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है उसके। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। आई थिंक इतनी बात में कोई भी डाउट नहीं। आप सुनो आगे। अब अगर आप पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट करते हो, मीन पोजीशन से आप उसको एक्सट्रीम तक ले जा रहे हो, मेरी बात को सुनना गौर से। जैसे ये पेन अभी यहाँ पे ऐसा रखा है, मान लो ये पेन है ऐसे है, तो ये इसका मीन पोजीशन। अब इस पार्टिकल को आप यहाँ तक लेके गए और यहाँ से आपने इसको छोड़ दिया, तो ये ऐसे जाके फिर इधर जाएगा, फिर ये मीन पोजीशन में आएगा, फिर इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन में था तो क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा था, नहीं, इस पे कोई फोर्स नहीं है, मतलब वेट एट टेंशन फोर्स वो सब हटा के कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अभी आपने अप्लाई नहीं किया ना, क्योंकि ये मीन पोजीशन में ही है, ठीक। अब इस पार्टिकल को आप यहां तक लेके गए, अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, मीन पोजीशन से राइट साइड में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस पार्टिकल में कहां जाने की टेंडेंसी है, अगर आपने इसको यहां लाके छोड़ दिया तो ये पार्टिकल कहां की तरफ जाएगा, ये पार्टिकल कहां की तरफ जाएगा, यहां लाके आप छोड़ दो इसको, कहां जाएगा, वापस आएगा, कहां जाएगा, वापस आएगा, आगे तो नहीं जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो अगर पार्टिकल को आप यहां तक ले जा रहे हो, सामने मीन एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जा रहे हो, तो उस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है, जो लग रहा है उसकी मीन पोजीशन की तरफ। पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो कहां की तरफ लग रहा है, उसकी मीन पोजीशन की तरफ। इसी फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। इसी फोर्स का नाम क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। जो पार्टिकल की, अगर कोई भी पार्टिकल है आपके पास, अगर आप उस पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहे हो, अगर आप उस पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो पार्टिकल के पास एक नेचर होता है, जिस नेचर की वजह से वो पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब आप मुझे ये बताओ कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों टर्म क्लियर हैं आपको, ये बताओ, बोलो फास्ट। क्या कोई दिक्कत है, अरे बोलो। तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा था कि में चेंज साइज, साइज भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है। तो जब साइज और शेप चेंज हो रहा होगा तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही चेंज कर रहे हो आप, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन से उसको आप डिस्ट्रैक्ट करना सॉरी मीन पोजीशन से आप उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो उस पार्टिकल पे मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। पहली स्लाइड कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, मुझे उम्मीद तो है कि हो गई होगी, शायद ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। चल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट, ये क्या हो रहा है भैया, रुक जाओ थोड़ा। यूनिट जो होता है फोर्स का वो क्या होता है, न्यूटन, और इसी को हम लोग क्या देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिस्टम कौन सा है, ये एमकेएस सिस्टम, ठीक है। ये यूनिट एंड डायमेंशन में मैं सब बता चुका हूँ सिस्टम के बारे में। और न्यूटन को ही हम लोग डाइन भी कहते हैं, और किलोग्राम की जगह हम लोगों ने अगर ग्राम लिख दिया, मीटर की जगह अगर हम लोग सेंटीमीटर लिख देंगे सेकंड स्क्वायर, तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में ही डाइन कहते हैं। और एक न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, ये मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद होगा। याद है आपको, यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने पढ़ाया था, आपको याद है ना सभी को। यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने इसको पढ़ाया था कि एक न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। जब अपन ने वो कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर एप्लीकेशन पढ़ा था ना डायमेंशंस का, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया।
ठीक है। चल, क्या इतनी बात में आप में से किसी को भी कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता दो जल्दी से, बोलो नो कोई सर। भी डाउट है? No, sir. वेरी नाइस। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं कि ये सर जो किलोग्राम फोर्स है ये क्या होता है। देखो बच्चों, किलोग्राम फोर्स जो होता है ना, ये किलोग्राम फोर्स जो लिखा है ये भी एक तरह का फोर्स का यूनिट ही होता है। किलोग्राम फोर्स जो है वो क्या होता है? एक तरह का यूनिट ऑफ फोर्स ही होता है, यूनिट ऑफ फोर्स ही होता है, याद रखना। मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, न्यूटन भी कहते हैं, डायन भी कहते हैं, इस तरह से ये भी एक फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है, अब होता क्या है सुनो। The force with which Earth attract a 1 kilogram body towards its center is called the kilogram force. किसी भी 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को, सुनो गौर से, ध्यान दो ध्यान। कोई भी ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम मास की, उस 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसको कहते हैं किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम मींस 1 किलोग्राम, फोर्स का मतलब अट्रैक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। न्यूटन ने बताया था कि यूनिवर्स में कोई भी दो मास पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी फोर्स से, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स को बहुत डिटेल में जब पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में, पूरा का पूरा चैप्टर ही है यार ग्रेविटेशनल, पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, धैर्य रखो, धैर्य सब्र, ठीक है। तो किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे अर्थ ने कितना फोर्स अप्लाई किया उसको हम लोग कहते हैं किलोग्राम फोर्स, ठीक। और लिखते क्या है? किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाय जी। जी क्या होता है सर? है जी का वैल्यू कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को ही कभी कभी हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं। इसका नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। क्लियर हो गई बात? यस सर। डायमेंशन इसका क्या होता है? mlt-2। ये मैं यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बता चुका हूँ कि जो फोर्स होता है उसका यूनिट हम लोग क्या लिख देते हैं? mlt-2, ठीक है। चलो इसको देख रहे हो? ये नहीं मान रहा जो है, ये देखो इसको, ये जो है बार बार जा रहा है उधर, टकरा के गिर रहा है, मान ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा जो है। सीखो इससे, जीवन में कुछ इससे सीखो आप। बार बार गिर रहा है लेकिन तब भी मान नहीं रहा जो है, सीखो इससे आप। फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है? ऑल द फोर्सेस ऑब्जर्व्ड इन नेचर सच एज मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलास्टिक, वेट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर एटसेट्रा कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली फॉलोइंग 4 बेसिक इंटरेक्शंस। मतलब कहने का ये है कि जो इतने सारे ये जो मैंने यहाँ पे फोर्सेस के जो नाम आपको दिए हैं इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं उनको आप समझ लो। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं इनको आप समझ लो। जब से सबसे पहला आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मान लेते हैं सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, एस पॉइंट पे कोई मास रखा हुआ है m1 और टी पॉइंट पे कोई मास रखा हुआ है m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो कहा क्या जा रहा है कि इनके बीच में जो भी लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कितना हो जाता है? जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो कैपिटल जी है उसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 10⁻⁻11। अब बात रही इसके यूनिट की, तो बच्चे आप लोग यार यूनिट को रटा मत करो, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यूनिट निकाल लोगे। कैसे सर? अरे बड़ा आसान है। इससे आप जी को क्या लिख सकते हो? देखो आप ऐसे लिख सकते हो क्या इसको? FR² अपॉन m1 m2, ऐसे लिख सकते हो ना आप जी को। तो यूनिट आ गया यार, दिक्कत क्या है? एफ का मतलब न्यूटन, मीटर स्क्वायर हो गया आर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास इंटू मास किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, लो यूनिट आ गया। ऐसा मत करना, सुनो, कि ये आर का स्क्वायर
आर का यूनिट मीटर है और नीचे से भी एम था, तो एम से हम निपटा दिया है। जो ये नीचे वाले एम जो है वो मास है, उनका यूनिट किलोग्राम होता है। एम से एम मत काट देना, काटो बोले काटो, इनको सेम है, काटो इनको। ये मत करना, ठीक है विवा, तनिषा? Yes, sir. हाँ, नहीं तो एम से एम काट दिए सर, हमें तो एक जैसे ही लग रहे थे सर, हमने तो काट दिया, हमें तो अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो ये मत करना। तो ये वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्या है? इट इज द वीकेस्ट फोर्स एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कोई भी दो मास पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसने बोला? न्यूटन ने बोला। किसने बोला? न्यूटन ने बोला। फिलहाल कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये बात न्यूटन ने बोली है कि यूनिवर्स में कोई भी दो मास पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, मतलब सबसे कम लगने वाला, वीकेस्ट। इसी फोर्स के अकॉर्डिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात गौर से, पहले पूरी बात होने देना, अभी से रिजल्ट मत निकाल लेना ये क्या पढ़ा रहे हो सर। हम लोगों ने तो पढ़ा था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रुको जरा, थोड़ा थम। मैंने बोला कि दो इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके अनुसार? ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फोर्स तो कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हाँ कहता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सही कौन है? ग्रेविटेशन फोर्स कह रहा है कि ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहा है कि ये दोनों रिपेल हो रहे हैं। सही कौन है? अरे भाई दोनों सही है। अट्रैक्टिव फोर्स यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वीकेस्ट फोर्स, वो यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा, डोमिनेट नहीं कर रहा वो, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मेजर फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन ज्यादा शो करते हैं बजाय अट्रैक्शन। क्लियर हो रही मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा वीक है कि वो डोमिनेट ही नहीं करता यार। इलेक्ट्रिक फोर्स ही मेन है, वही लग रहा है मैक्सिमम जो भी अमाउंट में लग रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ पता चल रहा है? हाँ बोलो, कहाँ खो जाते हैं? मतलब ऐसा नहीं चालू कर दी क्लास और रख दिया फोन, बोलने दो, लगे रहने दो इनको, बोलने दो, पढ़ाने दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, एंड इट एक्ट बिटवीन एनी टू पार्टिकल सिचुएटेड एट एनी डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। कोई भी दो मास पार्टिकल लोग कहीं भी रखे हो, इंफिनिटी पे काम कर रहा है, उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स का नाम क्या हो गया यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर आप कोई मीडियम भी लगा दो, कोई भी दो पार्टिकल है, मास पार्टिकल है, सॉरी चार्ज में क्या, कोई भी दो मास पार्टिकल के बीच में आप कोई भी मीडियम लगा दो, कुछ भी रख दो, ग्रेविटेशन फोर्स उस बात पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और भी कुछ फोर्सेस हैं जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मीडियम क्या है दोनों चार्जेस के बीच का। जैसे अगर दो चार्ज पार्टिकल, जैसे मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर लूँ, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैंने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दी, कोई ब्लॉक रख दिया, वुडन ब्लॉक, तो इनके बीच में अब लगने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दो मास पार्टिकल के बीच में क्या रखा है क्या नहीं रखा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो काम करेगा, जितना कर रहा था उतना ही करे। क्लियर होगी ना? ग्रेविटेशन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? Yes, sir. वेरी नाइस। चलो, ग्रेविटेशन फोर्स में कुछ एग्जांपल है, जैसे एन एप्पल इज फ्रीली फॉलिंग एज शोन इन द फिगर। ये देखो, ये आपको एप्पल दिख रहा है, ये आप बैठे हो, ये आप बैठे हो फिजिक्स की बुक लेके बैठे हो आप, ठीक है। ये कौन बैठा है? आप बैठे हो फिजिक्स की बुक लेके पढ़ रहे हो पेड़ के नीचे। व्हेन इट इज अ हाइट एच, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एप्पल इज गिवन बाय, ये देखो लग रहा है ये लग रहा है, वही फोर्स है ये, कौन सा?
Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये h वो क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ के ऊपर बैठा है, तो अर्थ की सरफेस से h हाइट से गिरा ना ये एप्पल, तो यही हाइट को अपन ने ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस हो गई आरी, और एक पेड़ लगा है यहाँ पे, ऐसे ये पेड़ लगा है, यहाँ से ये एप्पल गिरा, तो ये एप्पल की हाइट कितनी मान ली अर्थ की सरफेस से h, तो इसकी ये पूरी सेंटर से हाइट कितनी हो जाएगी, इस एप्पल की पूरी सेंटर से हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली पूरी हाइट आर ई प्लस एच, हाँ या ना, ये आर ई प्लस एच हो गई, इसीलिए मैंने आर की जगह आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा एम ई का मतलब क्या होता है, अर्थ का मास कितना है, ये देखो मैंने लिखा है एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, इट एक्ट टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशन फोर्स जो लगाती है अर्थ, तो अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ बना दे रहा हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास या वेट जो भी है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, वेट, तो नीचे की तरफ काम करने का मतलब क्या होता है कि अर्थ के सेंटर की तरफ काम कर रहा है वेट, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को mg फोर्स के साथ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को आप, ठीक है ना। चलो, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये जो फॉर्मूले यहाँ पे आए हैं इनको आप ध्यान मत दो, ये सब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, परेशान मत होना, ये रिलेशन होता है स्मॉल जी कैपिटल जी का, अभी इनको मत देखो आप। ठीक है, डाल दिए मैंने फॉर्मूले, उनकी आप टेंशन मत लेना कि ये क्या हो गया, क्यों डाले आपने, है वो ठीक है, हो गया जो हो गया। ठीक है ना, इन फॉर्मूले, ये जो भी फॉर्मूले हैं इनको हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत हो जाना। ठीक है, और यहाँ पे जो जी का वैल्यू होता है 9.81, या फिर आप 10 भी लिख सकते हो, या फिर पाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, पाई स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे ना तो 9.8 समथिंग आता है। अरे भैया पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसका स्क्वायर कर लो आप, 3.14 इंटू 3.14, 3 इंटू 3 तो 9 यही हो गया, अब 1414 का कर लेना तो कुछ 0.8 समथिंग आता है, तो इसीलिए मैं जी की वैल्यू को पाई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कहीं कहीं अगर पाई स्क्वायर से मैं जी को काट दूं तो टेंशन मत ले जाना, ये कैसे काट दिया आपने, ये हक आपको किसने दिया, जी से आपने पाई स्क्वायर को कैसे काट दिया, क्योंकि पाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों लगभग जी के बराबर ही है, काट दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी नाइस। चलो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या कहता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हालांकि इसको वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स मुझे ज्यादा सही लगेगा अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी अगर बोल रहा हूँ तो कोई घबराने का विषय नहीं है, ओ माई गॉड, ये वाला टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हो आप। ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है कि एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन लगेगा। और लाइक चार्जेस का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों चार्ज हमारे पास या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों हमारे पास नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। ठीक है, सेकंड क्या होता है, दे दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्स, ये एक तरह के लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ एक ही टाइप का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का भी होता है। दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सी पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अगर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई वुडन ब्लॉक रख दें, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब कहने का ये है मेरा कि जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे, डिपेंड करता है उन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, इस बात क्लियर हो रही ना। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट है, ऑल मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, जैसे एक्सेप्ट ग्रेविटेशन फोर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही, विच वी एक्सपीरियंसेस एज पुल और पुश और बाय कॉन्टेक्ट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कहने का मतलब है कि जो भी फोर्स आपको फील हो रहे हैं, कौन कौन से, या तो आप
आपको फोर्स फील हो रहा होगा, कौन सा फोर्स फील हो रहा होगा? या तो आपको फील हो रहा होगा पुश, या आपको फील हो रहा होगा पुल। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स की बात नहीं हो रही, मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस की बात हो रही, बट उसमें ग्रेविटेशन फोर्स की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो वो एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। जैसे मान लेते हैं टेंशन इन आ रोप, किसी भी रस्सी में अगर टेंशन फोर्स काम कर रहा है तो वो यही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी अगर काम कर रहा है तो भी यही है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन भी यही है, अभी पढ़ेंगे नॉर्मल, फ्रिक्शन, सब टेंशन सब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, परेशान मत हो। हालांकि यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है ना, इस फ्रिक्शन को तो अगला पूरा चैप्टर के फॉर्म में ही हम पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे दे दूंगा फ्रिक्शन के बारे में, लेकिन फ्रिक्शन जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर के फॉर्म में हम उसको आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद। ठीक है, मस्कुलर फोर्स होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डिफॉर्मिंग स्प्रिंग। अब आप मुझे जल्दी से आंसर दे दो कि डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा होता है। अगर मैं आपसे आपसे ये पूछूं कि किसी फोर्स ने ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर दिया, तो इस पे कौन सा फोर्स लगा होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स लगाए? सोच समझ के आंसर दो। डिफॉर्मिंग फोर्स। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन ही चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली गई, तो फिर इस पे कौन सा फोर्स लगा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर वो टेंडेंसी जनरेट करता है कि उस ऑब्जेक्ट को बार बार याद दिलाता है कि भैया तुम्हें अपनी मीन पोजीशन में जाना है, तुम्हें अपनी मीन पोजीशन में जाना है। ठीक है, वही डिफॉर्मिंग सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स का काम होता है, ऑब्जेक्ट को याद दिलाता रहता है। दीज आर manifestations of the electromagnetic attraction and repulsion between atom and molecule। इतनी अपन को ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ में आ गई, एक मोटा मोटा तौर पे समझ में आ गया अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कंसेप्ट है इसका। न्यूक्लियर फोर्स का होता क्या है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? हमारा न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारा कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इट कीप्स न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये करता क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इनसाइड न्यूक्लियस के क्या करता है, मतलब साथ में रखता है उनको। भाई जैसे अगर कोई भी एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इसमें होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक वो क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका मतलब है कि सोडियम का जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होंगे कि नहीं? हाँ या ना? 11 प्रोटॉन्स होंगे। अब ये 11 के 11 प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। तो फिर ये जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं, कहाँ गया, ये जो भी यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, बट इनके बीच में रिपल्शन अब डोमिनेट नहीं कर रहा, इनके बीच में अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी डोमिनेट नहीं कर रहा। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी जब हम लोगों ने, तो मैंने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, फिर मैंने कहा था कि ग्रेविटेशन फोर्स अब डोमिनेट नहीं करेगा। अब हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लिया, तो प्रोटॉन्स के केस में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मैं प्रोटॉन्स के केस में आपसे क्या बोल रहा हूँ, प्रोटॉन्स के केस में मैं आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अब अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी डोमिनेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। बात को समझ रहे हो? तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यूनिवर्स, सबसे ज्यादा बड़ा। रेडियो एक्टिविटी, फिजन, फ्यूजन एक्सेट्रा, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ अनबैलेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ऑब्वियस सी बात, इट एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड टू अप टू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होता है ये बहुत ही छोटी डिस्टेंसेस के लिए काम करता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ही काम करता है। यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो भी न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमारा एक तरह का शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। बात समझ गए हो? अभी तक हम लोगों ने पहले, इसके पहले दो फोर्स पढ़े। कौन कौन से फोर्स पढ़े हम लोगों ने? एक तो पढ़ा हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक हम लोगों ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक हम लोगों ने पढ़ लिया है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों के दोनों फोर्स हमारे कैसे थे, लॉन्ग रेंज फोर्स थे। ये दोनों के दोनों हमारे कैसे थे, लॉन्ग रेंज फोर्स थे, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारा कैसा फोर्स है, एक तरह का शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी छोटी डिस्टेंसेस के लिए काम करता है, ठीक है। अब अगर हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस तो बहुत ही सॉरी न्यूक्लियस का रेडियस तो बहुत ही कम होता है ना, होता है कि नहीं। अब इतना कम डिस्टेंस है, उसके अंदर भी यार 11 12 15 20 और एटॉमिक नंबर ज्यादा जिसका लोगे, उतने सारे इसके अंदर प्रोटॉन्स भरे हैं और सारे के सारे चिपके हुए हैं एक दूसरे से, मतलब अट्रैक्शन है, रिपल्शन नहीं हो रहा। तो वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आई थिंक इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीक फोर्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ये मैंने सारा यहाँ पे रेशियो बता दिया है कि कौन सा फोर्स किसके रिस्पेक्ट में कितना होता है। वीक फोर्सेस की बात करते हैं तो इट एक्ट बिटवीन एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स अंडर इट्स एक्शन, ये सब आप देख लेना, सिंपल सी बातें। क्लियर हो गई बात, बताओ मुझे, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से क्लासिफिकेशन से नेक्स्ट वीडियो में, ओके।